25 दिसंबर 2004 ये वो दिन था जिस दिन अरबी दुनिया में सफ़े मातम बिछी थी। ज़मीन मातम कुना थी कि उसके सीने से वो दरख्त उखड़ गया जिसकी छाँव से ज़माना फैज़याब होता रहा। इस शजर के साए में मुतअद्दिद फ़नून परवान चढ़े और एक नस्ल आर्ट के इस समंदर से सैराब होती रही। ये हमा जहद शजर कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अहमद बशीर थे। अहमद बशीर साहब दुनिया से चले गए, लेकिन वो दरअसल हमारे अंदर से कभी नहीं गए, और हम बहनें एक दूसरे में उनकी परछाई हर वक्त देखते हैं। कभी वो मुझे बाजी की स्माइल में नज़र आते हैं, नीलम अहमद बशीर की, कभी वो मुझे अस्मा के रूप में नज़र आते हैं। सुम्बुल तो चली गई, लेकिन कभी मैं अपनी स्माइल देख के भी कहती हूँ कि इसमें तो मैं अब्बा की तरह लग रही हूँ। किसे खबर थी कि गुजरांवाला के एक छोटे से कस्बे एमनाबाद में पैदा होने वाले अहमद बशीर एक दिन इल्म अदब और सकाफत की दुनिया में अपनी अलग पहचान पैदा करके हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अहमद बशीर की कहानी नशेब व फराज की कहानी है। हमीद अख्तर, मीरा जी, साहिर लुधियानवी, आगा तालिश, हफीज़ जलंधरी, मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब और इब्न इंशा जैसे बड़े अदीबों के साथ वक्त गुजारने वाले अहमद बशीर अपनी मिसाल आप थे। मैं जिस अहमद बशीर को मिला वो एक इंतहाई शफीक, इंतहाई मासूम, इंतहाई सपोर्टिव, इंतहाई खुले दिल का, इंतहाई खूबसूरत जहन और ज़बान का मालिक था। और आप यकीन कीजिए, इस एक इंट्रोडक्शन के बाद अहमद बशीर साहब ने हमेशा मेरे लिए अपने घर के और दिल के दरवाज़े खुले रखे। मैं उनका इतना एहसान मंद हूँ इसलिए कि उनकी तवज्जो और उनकी दी हुई तालीम की वजह से मैं कितने ही इम्तिहानों में, महफिलों में, अंजुमनों में और मुबाहिसों के अंदर सुरखरू और सरफराज हुआ। ज़माने की तल्ख हवाएं अहमद बशीर की हिम्मत को कभी मात न दे सकी। मेरे कलम में ताकत है, हुकूमत मुझसे डरती है, मुझे खरीदने की कोशिश की जाती है। मेरे लिए आसान था कि अपना मोल ले लेता, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं लीडर नहीं बना कि मेरा नाम भी आए। मैं सबसे पीछे बैठा रहा। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अहमद बशीर कौल व फेल में मुताबिकत का शानदार नमूना थे। ज़िंदगी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होती है, तो उनकी जो मुकम्मल ज़िंदगी है उससे हमने जो भी बतौर बच्चे अख्ज़ किया वो हमारी शख्सियात में आया। तो एक कोई ख़ास अलग से वाक़या नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ लाइफ। तो उनका जो हमने पैटर्न देखा जिसमें ईमानदारी और सादगी और कनात और ना घबराना और हर मुसीबत को फेस करना, ये सीखा कि जो भी सिचुएशन आए उसमें से गुज़र जाएं और उसका सामना करें। किसी भी सिचुएशन को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको गिराए, बल्कि आप उसके सामने खड़े रहें, सीना सपर रहें। तो ये मेरा ख्याल है हम सब की शख्सियात में आया है कि हमने उनसे ये सीखा है कि हर चीज़ से गुज़र जाओ, क्योंकि हौसला हार देना बड़ा आसान होता है, लेकिन डट के खड़े रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौज़े तुंग और चौन लाई को अपना पसंदीदा लीडर बताने वाले अहमद बशीर ने कभी भी सियासत को अपनी ढाल न बनाया। सियासी हथकंडों के ज़रिए इन्हें कई दफ़ा रिश्वत के झांसे में लाने की कोशिश की गई, मगर ये उनका पुख्ता और कभी न डगमगाने वाला वो ईमान था जिसकी बदौलत उन्होंने हुकूमत की तरफ से आने वाली हर किस्म की पेशकश को ठुकरा दिया। मैं अब एक बात कहती हूँ अफसोस के साथ कि जो भी हमारे सियासतदान हैं या दूसरे किसी महकमों के लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं, या जिनके पास ऐसी कुर्सियाँ जहाँ पे किसी तरह की कोई फेवर्स चलती हैं, या इस हवाले से अगर हम कहें कि बहुत से राइटर्स के बारे में भी अब ऐसी बातें हैं, क्योंकि उनके अब हम देखते हैं बहुत से सहाफ़ी राइटर्स बहुत प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास फार्म हाउसेस हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं कि सबके किसी गलत तरीके से हो, लेकिन बहरहाल एक उस ज़माना था जिसमें हमारे अब्बा जैसे लोग थे जो किराए के घर में रहते थे और अपनी बात सच कहते थे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब लोगों पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगता है, टेलीविज़न पर देखती हूँ किसी बहुत बड़े बैंक के प्रेसिडेंट को हथकड़ी लगी हुई है, तो या किसी बड़े हाई ऑफिशियल को पर ये इल्ज़ाम होता है या उन पर मुकदमा चलता है, तो मैं सोचती हूँ कि इनके बच्चे कैसा फील करते होंगे।
مجھے لگتا ہے کہ بہت شرمندہ ہوتے ہوں گے, انہیں سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے, ان کے والد پہ کسی طرح کا کوئی ایسا الزام لگے یا سیاستدانوں پہ لگتا ہے تو وہ کیسے اپنے بچوں کو سیٹسفائی یا جسٹیفائی کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. ہم تو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بہت حلال کی روٹی کھائی ہے, بہت حق حلال کی بات سنی ہے, اور ہم نے بالکل سچ کی کمائی پہ ہم پلے ہوئے بچے, قلم کی کمائی سے. سو آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ڈرائنگ روم میں جیسے ابا کے پاس مہمان آتے تھے, بیٹھک میں آتے تھے لکھنے پڑھنے والے لوگ, تو ایک دم ان کی آواز بلند ہوئی اور بہت زور سے مطلب چیخ پکار کی آواز آئی. ابا کسی کو بہت بری طرح ڈانٹ رہے تھے, بے عزت کر رہے تھے. تو ہم تو ڈر گئے کیونکہ اندر چائے جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کوئی مہمان آئے ہوئے. بعد میں پوچھا تو میں نام نہیں لے سکتی, کسی ایک گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ نے اس وقت ان کو کسی کے ہاتھ لفافہ بھجوایا تھا. یہ بات ہے 70s کی میرے خیال, ہاں 74 75 کی, نہیں مجھے یاد ہے 74 75 کی, 80s کی تھی. اچھا 80s باجی بیٹھی ان کو یاد ہے. تو ہم لوگ گھبرائے تو پوچھا تو پھر انہوں نے اس کو ایک موٹی سی گالی دے کے ہمیں کہا وہ لفافہ دینے آیا تھا, مجھے لفافہ دے. تو میں نے دیکھا کہ چاہے وہ بڑے سے بڑے جیسے جنگ کے میر شکیل, ابھی مجھے میرے ساتھ کچھ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی, وہ یاد کر رہے تھے, وہ منانے گھر پہ آتے تھے, ابا اپنی بات منواتے تھے کیونکہ وہ سچے آدمی تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے. ادب و ثقافت کی دنیا میں ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والے ادیب احمد بشیر جس دن اس جہان سے رخصت ہوئے تو بینظیر بھٹو نے ان کی زوجہ کے نام خط لکھ کر اپنا خراج عقیدت ان لفظوں میں پیش کیا: مرحوم احمد بشیر کو مستقل طور پر ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے جہاں کہیں بھی ظلم کو دیکھا اس کے خلاف قلبی جہاد کیا اور انصاف کے دفاع میں متحرک ہوئے. وہ منافقانہ طاقتوں کے خلاف جنگ کرنے والے ایک اعتدال پسند جنگجو تھے جو لبرل اور ترقی پسندانہ مقاصد کی خاطر لڑنے سے کبھی دستبردار نہ ہوئے. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. میری جتنی بھی عمر ہے اس میں سے میرے خیال میں 5 یا 6 سال میں ان سے دور رہی ہوں گی. باقی ساری زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب سے زیادہ وقت میں نے گزارا، کیونکہ وہ پہلے بچپن تھا، جوانی آئی، شادی ہو گئی. اس کے بعد میرے خیال میں شادی کے 5-6 سال بعد ہی ہم ایک ساتھ دوبارہ مل گئے. وہ میرے پاس ہی رہنے لگے اور ہم ایک ساتھ رہے. اور ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ رہنا، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے ابھی تو خوش کم ہو گیا، میرے لاؤنج میں صبح صبح اٹھ کے اخبار بکھرے ہوتے تھے. ان کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور ان کو ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ آج اسی کی پکانا ہے. یہ ان کا ایک بہترین مشغلہ تھا کھانا. اور رات کو وہ یہ سوچتے تھے کہ صبح کیا پکائیں گے. امی سے یہی باتیں ہوتی تھی. تو جب سے وہ گئے ہیں تھوڑا سا گھر کا نظام درہم بھرم ہو گیا، پھر میں بھی کام پہ نکل گئی تو اب وہ چیزیں رہی نہیں. اور ہم نے بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ پہلے ابا کے لیے کھانا نکالنا ہے اور پھر کچھ ہوگا. تو اب وہ سسٹم سب ختم ہو گئے. ابا گئے، میں بھی باہر کام کے لیے نکل گئی اور سب ایسے ہی ہو گیا، بکھر سا گیا. لیکن بس ان کا ساتھ میرا کافی لمبا ساتھ تھا. مجھے وہ بیٹی سے زیادہ کہتے تھے تو میری ماں ہے، کیونکہ لٹا لیتے تھے رات کو روزانہ. امی ان کو بادام دیتی تھی تو چوری چوری مجھے دیتے تھے اور پھر مجھے کہا کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں ظاہر اٹیچ زیادہ ہوں، میرے پاس رہتے ہیں، میرے بچے بہت اٹیچڈ ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ میں چلا جاؤں گا تو مجھے درد نہیں ہوگا، یہ مت سمجھنا کہ مجھے درد ہوگا، مجھے کوئی درد نہیں ہوگا. اور جیسے یہ ناخن کاٹتے ہیں نا اس طرح ہوگا، تم مت سوچنا کہ مجھے تکلیف ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں بڑی اچھی جگہ جاؤں گا. اور میں نے سب کام کر لیے ہیں، دیکھو نا میری تو جنت بھی یہاں ہے، مجھے کھانا مل جاتا ہے، تم میری اتنی پیاری بیٹی ہو، میری اتنی اچھی بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، مجھے اور کیا چاہیے. تو مجھے نہ جنت کا لالچ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے وہاں بڑی جنت ملے گی، اور نہ ہی مجھے دوزخ کا ڈر ہے کیونکہ میں نے ایسی کوئی بے ایمانی، کوئی زیادتی کی نہیں کسی کے ساتھ. تو یہی باتیں ان کے ساتھ لیٹ کے بستر میں کیا کرتے تھے. اور وہ بڑے ہمارے بارے میں پوزیسو تھے، بیٹیوں کے بارے میں. جب کوئی آ جاتا تھا، خاص طور پہ میری نانی آتی تھی، تو وہ کہتے لو جی ابھی ایک ایک کر کے چلی جائیں گی، میری بیٹیوں کو لے جائیں گی. تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھے. وہ پیار، وہ ان کی وارمتھ، وہ ان کا ہاتھ نرم نرم میرے ہاتھ میں آنا بہت یاد آتا ہے. اور اب جیسے جیسے میں ایج کر رہی ہوں ویسے ویسے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے ابا کے گھر میں گھومتی ہوں، بہت کچھ یاد آتا ہے. بچپن، باتیں، کچن، باجی کا نہلانا، امی ابا کے ساتھ وقت گزارنا، ان کا وہ دوپہر کو سونا، ہمارا باہر جھانکنا، بہت کچھ ہے. اب
ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे एज ज़्यादा हो रही है। वो एक आह थी, वो एक शरारा था जिसने अहमद बशीर के शऊर की मौजों में एक तलातुम बपा किया रखा। दिल भटकेगा जो मिले थे रास्ते में, खतूत में खुशबू, नीला पर्वत और खूने जिगर होने तक अहमद बशीर की वो लाजवाल तख्लीकात हैं जिनके ज़रिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अहमद बशीर को मैंने 2009 से पढ़ना शुरू किया। जैसा कि लोग पहले उनको पढ़ते होंगे उनके कॉलम्स से या उनकी बाकी के राइटअप से, लेकिन मैंने जो सबसे पहला स्टार्ट लिया उनको पढ़ने से वो उनके नावल दिल भटकेगा से पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैंने उनकी दूसरी जो किताबें थीं वो और उनकी जो आर्टिकल्स थे, खतूत थे, इस तरह से वो सारी चीज़ें जो थीं वो पढ़ी। अहमद बशीर को पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया वो ये आया कि मैं एक आम औरत से एक ऐसी औरत में तब्दील हुई जिसने मुआशरे के जो फरसूदा रवायात हैं, जो मुआशरे के सेट किए हुए माइंड सेट हैं, उसको तस्लीम करने से इनकार किया। मेरा जो बदलाव था उसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि मैंने लिखना शुरू किया, अच्छा बुरा जैसा भी, लेकिन मैंने जो महसूस किया मैंने वो लिखा। मुझे जहाँ पर मुआशरे के किसी भी ऐसी रस्म से, किसी भी ऐसे उसकी रवायात हैं, उससे जहाँ पर भी इख्तलाफ पैदा हुआ मैंने खुल के उस इख्तलाफ पे अपनी राय देना अपना हक समझा। मैं समझती हूँ कि अहमद बशीर को पढ़ने वाला कारी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो माशरे के जुल्म पर ना बोले, वो माशरे की फरसूदा रवायात पे बात ना करे, वो माशरे के उन जो हमारी जो सदियों से हमें हमारे दिमागों में जो चीज़ें डाल दी जाती हैं, वो वाली चीज़ें जो कि हमारे शऊर को दबाने में काम करती हैं, जो हमारे शऊर को उभरने नहीं देती, हमारे जो सोच है उसको समझें आप एक दोले शाह के चूहों से मैं उसको तशबीह देना चाहूँगी। उस सोच को बदलने में अगर आप अहमद बशीर को पढ़ते हैं तो मैं समझती हूँ कि अहमद बशीर को पढ़ के आप उस सोच को किक आउट कर देते हैं अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से और अपने हर जगह से, कि आप एक ऐसे आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान बन जाते हैं जिसमें आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। सताइश की तमन्ना से बालातर होकर और हुकूमत वक्त की पेशकश के बावजूद जिंदगी की सख्तियों को दिलेरी के साथ सहने वाले अहमद बशीर कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। नावल निगारी, कालम निगारी, फिल्म साजी, सहाफ़त और मौसीकी के जहान में मुनफरद सलाहियतों के मालिक अहमद बशीर यूँ तो हमसे बिछड़ गए, मगर जाते जाते दर हकीकत वो मशलें जला कर गए जिनकी रोशनी एक ज़माने तक जगमगाती रहेगी। अहमद बशीर साहब से जब आप मिलने जाते थे तो आपको ये कभी नहीं लगा कि कोई बहुत मुतशद्दिद आदमी है, कोई बहुत वाशगाफ सच बोलने वाला है, कोई अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने वाला है। मिटे हुए इंसान थे, इनकसारी से भरे हुए, मोहब्बत में डूबे हुए। यकीन कीजिए, ना उनके पास दुनिया को कोई माल था, ना उनको किसी दुनियावी माल की कोई हिर्स थी। अहमद बशीर की हदायतकारी में बनने वाला फिल्म नीला पर्वत आज भी फिल्मी हलकों में अपनी जुदागाना हैसियत के साथ ज़ेर बहस रहता है, जिसमें मोहम्मद अली और हुस्ना जैसे नामवर अदाकार अपने फ़न के जौहर दिखाते नजर आए। नूर जहां, नज़ीर बेगम और रोशन आरा की तिलिस्माती आवाज़ में गाए जाने वाले गीत नीला पर्वत का वो अनमोल तोहफा है जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। हमारा बहुत मजबूत और बहुत मोतबर हवाला है अहमद बशीर। अगर अहमद बशीर आज जिंदा होते तो मैं डंके की चोट पर उससे इश्क करती। और जब मुझे अपने ज़माने में जाना पड़ता है तो मुझे अहमद बशीर जैसे लोगों की बेइंतहा याद आती है, इसलिए कि मेरा ज़माना वो था। और शुक्र है कि उनकी यादें और मोहब्बतें अभी भी ताज़ा हैं, तो मुझे कमी महसूस नहीं होती। ही वॉज अ ट्रूथफुल मैन, वो सच बोलने के आदी थे, वो सच में बिलीव करते थे कि सच ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जो लिखते थे वो सच लिखते थे। हमें उन पे फ़ख्र है। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए।
Mm-hmm.